So let's start our class. Yesterday we did about 25 questions, and it is the question number 26, and it is on your screen. Just read the question, and whom I will tell, he will give the answer of the question. जिसे मैं बोलूंगा वही क्वेश्चन का आंसर देगा. प्लीज डोंट गिव द आंसर बाय योरसेल्फ. आप लोग अपने मर्जी से आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा. ओके, एक मिनट रुक जाइए जरा. हाँ, हो गया. चलिए थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं. हाँ, वेरी गुड. चलिए, सो क्वेश्चन गोज टू हियर. सब कोई अपने मन में इसको पढ़ो, फटाफट पढ़ लो क्वेश्चन. मैं जिससे बोलूँ वो आंसर देगा. ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे, तो इसके लिए कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है. जिन लोगों को आंसर आता है वो लोग फटाफट हाथ दिखाएंगे, अपना हैंड रेज करेंगे फटाफट. मुस्कान हैंड रेज की है. हाँ, तो मुस्कान आंसर दीजिए आप. बी. बी, नॉस्ट्रिल, फेरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, एल्वियोली. बिल्कुल सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बिल्कुल सही आंसर है मुस्कान का. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया क्या? ओ, जाइलम, ऑर्गेनेली. अच्छा, ये पूरा बुक से ही क्वेश्चन है. चलो कोई नहीं, ठीक. तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. अब आज रहने दो, ये सारे क्वेश्चंस में पूरा थॉरो बुक से हैं. तो कल मैं जब क्वेश्चन बना रहा था तो उसमें मैं ध्यान नहीं दिया था. दैट डजंट मैटर. अभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ आप लोगों. ठीक है, एक मिनट रुकिए. हाँ जी, तो ओके, सबको दिख रहा है? आप लोगों को बुक दिख रहा है क्या? यस सर. ये रेस्पिरेशन वाला टॉपिक दिख रहा है क्या? यस सर. यस सर. चलो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं से स्टार्ट होता है. रेस्पिरेशन एक्चुअली ये दूसरा पीडीएफ है क्या सर? हाँ, दूसरा पीडीएफ ये मैं सेंड करूंगा आप लोगों को, डोंट वरी. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब बहुत जनरल मतलब ये होता है कि एक सेल, लिविंग सेल के अंदर में फूड यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मतलब फूड का ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी. मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इन अ लिविंग सेल. फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वाटर और बनता है एनर्जी. ठीक है, एक्चुअली ये जो फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मेन मकसद था एनर्जी लिबरेशन से, एनर्जी प्रोड्यूस करने से इसका मतलब था. तो ये कहाँ होता है? लिविंग सेल के अंदर होता है. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग. उसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्रीदिंग. समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझ में आया है? यस सर. यस सर. बहुत सिंपल फेनोमेनन था ये. इसके बाद आते हैं हम लोग. तो यहाँ पे चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड को यूटिलाइज करते हैं टू गेट एनर्जी. फूड को यूटिलाइज किए क्या पाने के लिए? एनर्जी पाने के लिए. इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कल मैंने आप लोगों के साथ ये जिक्र किया था, ये क्वेश्चन भी था. रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और उसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बन जाता है वाटर और बन जाता है एनर्जी. यानी ग्लूकोज में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है और वही जो है एनर्जी बनाने में मदद कर रहा है. इसीलिए इसको क्या बोला गया?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोला गया बेटा? खुल जाता है अपने आप। हाँ, इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज किया गया टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या निकालने के लिए? एनर्जी निकालने के लिए। होप कि सबको समझ में आया हो। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सो द एनर्जी सर प्रोड्यूस, एक बार वो इक्वेशन फिर से बोलिए ना। कौन बोला ये बात? बताएंगे बेटा, नीचे में इक्वेशन दिया हुआ है। कौन बोला? पुराना बोल रही थी। सर अच्छा, जो भी बोला अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं नीचे में बकायदा मैं इक्वेशन दे रखा हूँ, जस्ट 2 मिनट वेट करो, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मदद से होता है। ये भी क्वेश्चन था कल, था ना एमसीक्यू वाला में, है क्वेश्चन था ना कि माइटोकॉन जो है सेल ऑर्गेनल मदद Yes, करता है। sir. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहा जाए तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि सेल से रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है। चलो मैं इसको पहले व्हाइट पेज में समझाता हूँ आप लोगों को, तब जाकर के आप लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा। बाद में इसको दिखाऊंगा मैं आप लोगों को बुक पे, ठीक है। देखो, ये है अपना रेस्पिरेशन। एक मिनट बेटा, इसको जरा बंद कर लें, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ देखो, ये है अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन respiration is the process which takes place in the living cell, in the living cell। पहला स्टेप कहाँ होगा? take place in the living cell। लिविंग सेल में होता है। इसके दौरान क्या होता है? it helps in this process food is oxidized। food का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। food is oxidized to produce energy। क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन लिविंग सेल इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, सिंपल मैं इसका फॉर्मूला देता हूँ। C6H12O6, दिस इज अ ग्लूकोज एंड दिस इज अ सिंपलेस्ट फूड। ये सिंपलेस्ट फूड है जो ग्लूकोज के फॉर्म में मौजूद है, ग्लूकोज है। और यही ग्लूकोज जो है वो 6 ऑक्सीजन के मदद से बनेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, अब इस 646 किलो कैलोरी, 86 किलो कैलोरी एनर्जी को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा 420 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो आपके हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा फ्रॉम बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से ये 420 किलो कैलोरी एनर्जी हमारे हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। हमारे बॉडी, हमारा जो स्किन है, स्किन जो है हमारा गर्म होता है, शरीर जो हमारा गर्म होता है, ये गर्मी किसके वजह से होती है? जो हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। किसके वजह से? सेलुलर रेस्पिरेशन के वजह से। ये उसी की वजह से जो होता है हीट रिलीज होता है। और बाकी का हीट, बाकी का एनर्जी, यानी इससे माइनस कर लीजिए आप, तो कितना बचता है? 266 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो स्टोर होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, 1 किलो कैलोरी है बेटा, किलो कैलोरी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, डाइफॉस्फेट। डाई नहीं, ट्राइफॉस्फेट। होप कि आप लोगों को ये पन्ना पूरी अच्छी तरह से समझ में आया है, ये पेज पूरी तरह से समझ में आया। यस सर। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल में होता है, लिविंग सेल में होता है। उसमें क्या होता है उस दौरान? क्या होता है उस दौरान? फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी निकलता है। ये हम लोगों का केमिकल इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन इतना सीधा नहीं होता जितना सीधा मैं यहाँ लिख रखा हूँ, लेकिन आप लोगों को अभी यही पढ़ना है। ये केमिकल रिएक्शन जो है सीरीज में होता है और इसमें लगभग 2500 केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन ये एज ए होल केमिकल रिएक्शन दिया गया है। समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? ये आपको पढ़ना है। यू हैव टू रीड दिस केमिकल इक्वेशन एंड इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो।
तो अब हम लोग पेज चेंज करते हैं, पेज नंबर 2 में चलते हैं। रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ, पेन चेंज कर लूं क्या? ये दिख रहा है सबको कि मैं थोड़ा डार्क ले लूं? दिख रहा है नहीं, सर। सर। सर दूसरा लीजिए सर, दूसरा लीजिए। ओके चलो ले लो। सर रेड कलर कर दीजिए, एकदम दिखाई देगा। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। हाँ ठीक, क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ breaking down of glucose into pyruvic acid and 2 ATP एनर्जी। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसका नाम से ही पता चल रहा है। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज टूट रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। टूट के क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड बन रहा है और 2 ATP एनर्जी बन रहा है। इसके बाद अगला स्टेप इसी में, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस take place in cytoplasm। ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। द एंड प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट बनता है, पायरुविक एसिड moves into the माइटोकॉन्ड्रिया में मूव होता है फॉर फर्दर कैटाबोलिक रिएक्शन। आगे के कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए उसे कहाँ जाना पड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? फिर से रिपीट करें। सर ये कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? हम बताएंगे। कौन बोला ये क्वेश्चन? कौन किया क्वेश्चन? बताएंगे इसके बारे में। नाम बताओ। नहीं बताया? आकांक्षा, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं। सो रेस्पिरेशन दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप का नाम हो गया ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा स्टेप का नाम हो गया क्रेब साइकिल। चलो इसको मैं समझा देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्रेब साइकिल अगले पन्ना में बता दूंगा मैं, अगले पेज में। ये हो गया सेल और यहाँ से ब्लड के माध्यम से आ गया ग्लूकोज। सेल के पास क्या आ गया भाई? ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज जो है, ये देखो, ये है मिस्टर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इंतजार कर रहा है मिस्टर। ये ग्लूकोज जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम है, इस एंजाइम के मदद से ग्लूकोज टूट गया और टूट के क्या बन गया? पायरुविक एसिड। क्या बन गया? पायरुविक एसिड, और बन गया 2 ATP एनर्जी। ये पायरुविक एसिड अब यहाँ से चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। 2 ATP तो ऑब्वियसली स्टोर भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आधा काम कहाँ हो गया? साइटोप्लाज्म में हो गया। कहाँ हो गया बेटा? समझ में आया सबको? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया कि फिर से समझाऊं? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज है, मान लो ग्लूकोज टूट जा रहा है। किसके मदद से टूट रहा है? एंजाइम के मदद से। किसके मदद से टूट रहा है? एंजाइम के मदद से। क्या बन जा रहा है भाई? बन जा रहा है पायरुविक एसिड
और बन जा रहा है 2 ATP एनर्जी। पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। और आगे का जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस जिसके दौरान ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड और 2 ATP एनर्जी बनाया, कहाँ बनाया? साइटोप्लाज्म में। कहाँ बनाया? साइटोप्लाज्म में बनाया। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? इस प्रोसेस को नाम दिया गया इन साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस को नाम दिया गया ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आया वाला बात? समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में मौजूद एंजाइम की मदद से पायरुविक एसिड और 2 ATP में बदल जाता है। और ये पायरुविक एसिड 2 ATP तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होगा। ये पायरुविक एसिड भी माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है जहां पर इसका फर्दर यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप होता है अपना क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन विच, जिस दौरान, इन विच पायरुविक एसिड is utilized to produce, कुल मिला के यदि 38 ATP एनर्जी बनता है तो इसमें से 2 ATP तो यही निकल गया, तो बाकी का 36 ATP यहाँ बन जाएगा। ऐसे बोलते हैं कि 32 ATP बनता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात है। आप लोग इसको 36 ही पढ़ो, आप लोगों को इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 12 की बात है। समझ में आया? समझ में आया मेरी बात? क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि जो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया है, ये पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन में लेके जाएगा। पायरुविक एसिड को केमिकली रिएक्ट करेगा। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो टूट करके एनर्जी देगा। देखो ये देखो पायरुविक एसिड है, ये हो गया तुम्हारा पायरुविक एसिड। एसिड किसके मदद से? यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मदद से ये पायरुविक एसिड टूट रहा है। देखो ये हो गया ऑक्सीजन। तो पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन ये दोनों कहाँ चले गए? कहाँ चले गए भाई? इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चले गए? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन आपस में मिले और ऑक्सीजन के मदद से पायरुविक एसिड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हुआ, जल गया, और जल के बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बना रहा है वाटर, और बना रहा है बाकी का 36 ATP एनर्जी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है भाई? क्लियर समझ में आया बेटा लोग कि फिर से बताऊं? चलो, दो ही बंदों का हाथ दिखाई दे रहा है, 2 बंदे एग्रीड हैं, उनको समझ में आया। बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया क्या? फिर से रिपीट करूं? 15 सबको समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूं। जल्दी बोल बेटा। अच्छा, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर से एक बार रिपीट कर ही देता हूँ। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इस दौरान क्या होता है? टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इस दौरान क्या होता है? पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के मदद से जलता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। हाँ, पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के मदद से जलता है, देता है कार्बन डाइऑक्साइड, देता है वाटर, और देता है बाकी का एनर्जी, यानी कि 36 ATP एनर्जी। यानी कि जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जरा सोचेंगे हमारे पास कितने तरह के सेल्स हैं? टाइप ऑफ सेल्स। चलो तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? 2 तरह के होते हैं। एक हो गया यूकैरियोटिक सेल और एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, और ये हो गया मिस्टर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल,
अब जरा बताओ बेटा, किसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है? प्रोकैरियोटिक के पास है कि यूकैरियोटिक के पास है? बोलो। यूकैरियोटिक के पास है। प्रोकैरियोटिक के पास जाहिर सी बात है नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। यूकैरियोटिक के पास है। हाँ, साइटोप्लाज्म में एक काम होगा और दूसरा काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस बंदे के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, यानी कि इसको कितना एटीपी बना करके इन लोगों को मतलब संयम रखना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेंगे, उसको तोड़ेंगे। कौन? ये प्रोकैरियोटिक सेल, मान लो बैक्टीरिया हो गया ये सब। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेगा, इसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेगा और उसको लेकर के वो क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेगा, बिना ऑक्सीजन के उसको जलाएगा, पहले बनाएगा पायरुविक एसिड और बनाएगा 2 एटीपी एनर्जी, और इस पायरुविक एसिड से या तो ये लैक्टिक एसिड बना लेगा, लैक्टिक एसिड, या फिर बनाएगा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? फिर से समझो बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इसलिए जो लोग कंफ्यूज हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं और थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। वेट करिए। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इनके साइटोप्लाज्म में ही खाली ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। क्रेब्स साइकिल हो रहा है क्या? क्रेब्स साइकिल नहीं हो रहा। इसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उसके पास क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड बन रहा है और 2 एटीपी बन रहा है। समझ में आया? अब ये पायरुविक एसिड आगे क्या बनता है? या तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, या फिर बन जाता है या तो लैक्टिक एसिड बनेगा और नहीं तो अल्कोहल बनेगा। इसका कंडीशन मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेसोसोम। क्या बोलते हैं? ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर है, कॉल्ड मेसोसोम। और मेसोसोम की मदद से वो लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। यानी यहाँ पे आपने रेस्पिरेशन देखा, ये तो चलो इनके पास तो साइटोप्लाज्म भी है यूकैरियोटिक के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और मेन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहाँ पड़ रहा है? साइटोप्लाज्म में कि माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म में तो ऑक्सीजन का खाली ग्लूकोज टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जितने भी बैक्टीरिया या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, अब्सेंस में करते हैं ऑक्सीजन। हाँ, वो लोग अब्सेंस में करते हैं, कुछ को छोड़ के, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एना मतलब नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। और इसीलिए इन लोगों का फूड पूरी तरह से टूटता नहीं है, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। पायरुविक एसिड पूरी तरह से नहीं। हाँ बोला, बोल। ये सर पायरुविक एसिड जो है वो खुद से टूट जाता है या ये लोग तोड़ता है? हाँ, तोड़ता है ना, इन लोगों का प्रोसेस है तोड़ने का, वो लोग तोड़ता है, मैं बता रहा हूँ ना। तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। वो किसके मदद से? माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर उनके पास होता है, नाम क्या है? मेसोसोम। यानी कि वो लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी कि वो लोग 38 एटीपी एनर्जी बना सकते हैं। समझ में आया? और हम लोगों में तो भाई एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। चलो, तो रेस्पिरेशन कितने तरह का हुआ? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन 2। वेरी गुड। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हुआ 2। सॉरी, पहला हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एक एनारोबिक। हाँ, रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं बाद में वो नोट से पढ़ा दूंगा, ठीक है? पहले अपनी भाषा में पढ़ा दूंगा, तुम लोगों को मेरी भाषा बहुत अच्छे समझ में आती है ना? और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हुआ absence of oxygen.
हाँ, टेक प्लेस इन absence of ऑक्सीजन। इसमें और दो स्टेप बनेगा। पहला, ये तो एक नंबर स्टेप है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा स्टेप बनता है इसमें, फूड यानी कि ग्लूकोज, फूड इज, अब बोलेगा होता है पूरी। यहाँ पे कई बार, हाँ कई बार पूछ देता है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन है। तो फूड कौन सा फूड, ग्लूकोज, इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, सॉरी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरी तरह से टूटता है। एंड प्रोड्यूस, और क्या बनाता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी। समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है भाई, फूड इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। समझ में आया कि नहीं आया? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस क्या बनाता है भाई, एंड प्रोड्यूस either lactic acid and 2 ATP एनर्जी, और याद करो लैक्टिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और इथाइल अल्कोहल एंड 2 ATP एनर्जी। बोल बेटा, क्लियर हुआ एकदम सबको? कोई दिक्कत? यस सर। एकदम क्लियर कट है? सर रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन क्या बताए थे? अभी मैं जो केमिकल इक्वेशन लिखा था उसमें क्या क्या लिखा था, ग्लूकोज था, और क्या था, भाई 6 ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन था, ये रॉ मटेरियल है। और इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और बन रहा है 38 एटीपी, 686 किलो कैलोरी। ये आप लोग के बुक में कहीं दिया नहीं है, मैं इसको डिवीजन करवा दिया था, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग लिखिएगा 38 एटीपी। क्या लिखेंगे, 38 एटीपी। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ? हाँ यस सर। अब बचा हुआ है हम लोगों के पास 4 मिनट टाइम, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल पढ़ाएंगे आप लोगों को ये। अच्छा, हाँ, एक चीज छूट रहा है, रुको। हाँ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप लिख देता हूं मैं। स्टेप ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को पता ही है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना दिया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और बनाया 38 एटीपी एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन इस दौरान क्या होता है, नोट कर लेंगे सब कोई बेटा। ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, ये बिना ऑक्सीजन के टूटेगा, बनाएगा इथाइल अल्कोहल। मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को नहीं दे रहा, पहले लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लो। हाँ, ये इन ईस्ट, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अच्छा रुको, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, एक मिनट वेट करो। हाँ चलो, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा समझ। ये 2 स्टेप में होता है, एक या तो होगा ईस्ट में, यहाँ लिख देते हैं इन ईस्ट, यदि करेगा, ईस्ट का मतलब जानते हो ना, फंगस, ईस्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा इथाइल अल्कोहल यानी C2H5O6 इथाइल अल्कोहल बनाएगा। ये आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, अभी बाद में बताऊंगा। इथाइल अल्कोहल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाएगा 2 एटीपी एनर्जी। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को बुक में दिया हुआ बेटा। और यदि इन ह्यूमन मसल्स, इसके बारे में कल जिक्र करूंगा मैं, ह्यूमन मसल्स इसके बारे में कल जिक्र करूंगा, मेरे को एक बार याद दिलाइएगा। तो बनेगा लैक्टिक एसिड और बनेगा 2 एटीपी एनर्जी। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हुआ? सर इसी लैक्टिक एसिड के चलते ना मसल क्रम्प्स होता है।
एकदम और सही। रनिंग टाइम सर, ज्यादा रनिंग करने के बाद पेन भी। चलो तो बता ही देता हूँ, जब तुम लोग बता रहे हो तो देखो कई कई बार क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी हो सकता है, एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के। जनरली हम लोग जब जनरल एक्सरसाइज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ओवर एक्सरसाइज कर देते हैं। ओवर एक्सरसाइज के कारण क्या होता है, हमारे मसल्स में जो ग्लाइकोजन होता है, फूड तो होता है, फूड यानी कि ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा है। हमारे मसल्स में फूड किस फॉर्म में जमा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निकल जाता है, और चूंकि बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक मसल्स को बार बार खटा रहे हैं, तो जितनी तेजी से एनर्जी की जरूरत, एनर्जी खर्च हो रही है, उतनी तेजी से एनर्जी बन नहीं पा रही, क्योंकि ऑक्सीजन वहां तक प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो मसल्स को एनर्जी तो प्रोवाइड करना है, तो क्या कर देता है, बिना ऑक्सीजन के ही वो ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ने लगता है, ग्लूकोज को तोड़ने लगता है। और क्या बना देता है, एनर्जी निकालने के लिए क्या बनाने लगता है, लैक्टिक एसिड बनाने लगता है, और 2 ATP एनर्जी बनाने लगता है। और वही लैक्टिक एसिड जो है हाथ में, पैर में जमा हो जाता है। जब आप लोग जब एक्सरसाइज वगैरह करते हो, आप लोग जब स्पोर्ट्स करते हो, उस दौरान जब जमा हो जाता है, और जमा होकर के यही लैक्टिक एसिड उसको क्या बना देता है, फैटिक बना देता है। फैटिक मतलब उसमें, हाँ, मसल्स क्रैम्प भी बोलते हैं इसको। उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और मसल्स बहुत ज्यादा पेन करता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? आज के लिए इतना ही, कल फिर बात करेंगे।